आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स 2016 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए 50 प्रश्नों पर। तो यहाँ पर मैंने सभी 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, मतलब कि उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको भी मैंने शामिल किया है। हालांकि वो चीज़ आपके अभी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन आपको ये जरूर पता चलेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। भारत छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं अभी। तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कह रहा है। तो पहला कथन दिया है, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो देखिए ये बिल्कुल सही कथन है। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ में जो माफी चाहूंगा, मध्य प्रांत में जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें मिस्टर खरे वो जो है क्या कहते हैं, मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद उनकी जो सरकार है लगभग 1 साल चलती है, फिर सरकार गिर जाती है। फिर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में मध्य प्रांत में कांग्रेस का द्वितीय मंत्रिमंडल गठित होता है। मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो खरे, मिस्टर खरे, ध्यान रखेंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। तो देखो विद्या मंदिर योजना जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जब वो मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री कब हुआ करते थे? तो मध्य प्रांत के पहले मंत्रिमंडल के टाइम पर, मतलब कि जब खरे मंत्रिमंडल गठित था ना, मतलब जब 1937 में चुनाव हुए, उसके बाद जब पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ और खरे वो मुख्यमंत्री बने, तो उस खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो शिक्षा मंत्री होते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने विद्या मंदिर योजना को शुरू किया था। तो यहां दूसरा जो कथन होगा वो गलत होगा, क्योंकि जो विद्या मंदिर योजना है वो प्रथम मंत्रिमंडल के समय में शुरू किया गया था और उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री थे। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन दिया है, 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दरअसल हुआ ये था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था, लेकिन इसमें भारतीय नेताओं से बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया गया। तो इससे नाराज होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन 8 प्रांतों में सरकार बनाया था, जिसमें से एक मध्य प्रांत भी था, तो सभी 8 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। तो यहाँ जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसने भी 8 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो यहां पर देख लेते हैं, केवल 1 एवं 3 सही है। तो ये दूसरा वाला गलत है ना, केवल 1 एवं 3 सही है। तो द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग बना? तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। मैंने भी अपना जो सुबह वाला जो वीडियो है ना 10 क्वेश्चन वाला, उसमें भी काफी बार पूछा है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना? तो ये बना 1862 में। ध्यान रखेंगे 1862 में। 1861 में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़ने को कह रहा है। तो 3 कथन दिए हुए हैं, ये जो है ना 1942 से संबंधित है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि 9 अगस्त 1942 में रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। तो देखो हुआ क्या था, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और उसी दिन
अंग्रेजों ने क्या किया, देश के तमाम बड़े छोटे सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जेलों में डाल दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के भी काफी सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो यहां क्या होता है कि जो स्थानीय छोटे छोटे जो नेता थे, जो उभर रहे थे, तो उन्होंने जो है नेतृत्व करना शुरू किया। तो त्रेतानाथ तिवारी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 में रायपुर में आंदोलन मतलब कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया है, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन में तिरंगा लहरा दिया। देखो, नागपुर उस समय मध्य प्रांत एवं बरार का राजधानी हुआ करता था। तो वहां के हाईकोर्ट भवन में ये जो रामकृष्ण सिंह ठाकुर हैं, इन्होंने झंडा फहरा दिया था। ये बिल्कुल सही कथन है। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे थे और नागपुर पढ़ाई करने गए हुए थे। तो जिस समय क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इन्होंने वहां झंडा फहरा दिया था। बिल्कुल सही है। अगला दिया है, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। तो देखो, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने कालीचरण जी के नेतृत्व में हड़ताल तो किया, जुलूस वगैरह निकाला, लेकिन 9 अगस्त 1942 को नहीं, 9 सितंबर 1942 को, यहां सितंबर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया गलत। तो ये 9 सितंबर होना था, यहां 9 अगस्त दिया हुआ है, तो ये गलत है। कालीचरण ने नेतृत्व किया था, ध्यान रखना। तो देख लेते हैं, पहला दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ये 1 एवं 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए थे। तो छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखिए, कहां कहां पर विद्रोह हुए ये बताना है। 1 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए। तो कहां कहां पर विद्रोह हुए थे ये आपको बताना है। तो देखिएगा, धमधा यहां पर विद्रोह हुआ था बिंबाजी भोसले के टाइम पर। बरगढ़ में भी हुआ था। तारापुर जो कि बस्तर के अंतर्गत एक जमींदारी हुआ करता था, यहां पर भी विद्रोह हुआ था। तो यहां आपका जो है उत्तर हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 जो है आपका उत्तर होगा। 1 2 4 ये जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। घटना एवं स्थान, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है समादा में, ये 2 बार आ गया, समादा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946, डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो सीजीपीएससी के हिसाब से ये जो है बिल्कुल सही है। देखो, मैं जितने भी आंसर बता रहा हूं वो जो है सीजीपीएससी के जो आंसर लेता है ना, उसके हिसाब से। अगला देखते हैं, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13-15 दिसंबर 1946 को ये जो है भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में, ये भी सही लिया गया है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946, मोहनलाल बाकलवाल, ये भी सही है। उसके बाद दिया है, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947, पंडित रविशंकर शुक्ल। नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने 15 अगस्त 1947 को नागपुर के सीतावर्डी के किले में ध्वजारोहण किया। रायपुर में वामन राव लाखे, इन्होंने जो है गांधी चौक में तिरंगा फहराया था। तो ये वाला गलत है। उसके बाद देखिएगा, बिलासपुर में तिरंगा फहराया किन्होंने, तो 15 अगस्त 1947 को राम गोपाल तिवारी जी ने। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ये द, पंडित रविशंकर शुक्ल वाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन को पढ़ने को कह रहा है, पढ़ लेते हैं भाई। तो पहला कथन दिया हुआ है, 2 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। क्या बोल रहा है, 2 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहब दानी ने की। इसको जो है पीएससी ने गलत लिया है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो भाई ये जो मालगुजार है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये भी गलत कथन है। तो यहां केवल एक सही है, मतलब ई आपका सही होगा, ई।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह एवं नेता। यहां आपको बताना है सुमेलित है, मतलब यहाँ 5 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 4 गलत है, 1 सही है। तो जो सही है वो आपको पहचानना है। तो देखिएगा, भोपालपट्टनम विद्रोह 1765, कोरा मांझी, यहाँ पर डैश आना था, कोरा मांझी, तो ये गलत है। लिंगागिरी विद्रोह दलगंजन सिंह, नहीं, दलगंजन सिंह ने तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी गलत है। उसके बाद दिया है कोई विद्रोह जुग्गा दोरल, दोरल नहीं दोरला, ये भी गलत है। मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था, झाड़ा सिरहा, ये बिल्कुल सही है, इसका नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। बस्तर विद्रोह 1910, दीनानाथ। तो यहाँ देखो, बस्तर विद्रोह जो है भूमकाल विद्रोह को कहा गया है, तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था, तो ये कथन भी गलत होगा, मतलब जोड़ी। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा द, मुरिया विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था झाड़ा सिरहा ने। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था। काफी बार पूछा गया है कुटुमसर गुफाओं के अन्वेषण करने वाले व्यक्ति का नाम, तो भाई किन्होंने किया था? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। मैंने भी इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने कुटुमसर की गुफाओं का अन्वेषण किया है। कुटुमसर की गुफाएं कहां पर है? बस्तर जिले में। बस्तर जिले में जो कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर जो है कुटुमसर की गुफाएं स्थित है। यह भूगर्भित गुफाएं हैं, मतलब जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देबे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? मतलब प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के निर्देशक कौन थे? तो भाई मनु नायक ने इसका निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सूरज धारा योजना संबंधित है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, उस समय जो भी योजनाएं चल रही थी उनके विषय में पूछा गया है। तो सूरज धारा योजना, इसका संबंध किससे था? बीज अदला बदली से, बीज की अदला बदली से संबंधित है सूरज धारा योजना। तो अभी जो भी योजनाएं हैं उनको आपको अच्छे से देखना होगा। महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो भाई महाभारत काल में महानदी का जो नाम है ये हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, इसका कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, जो महानदी को जो है ना अलग अलग काल में कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला कहा जाता था, लेकिन महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो किसान शॉपिंग मॉल जो है राजनांदगांव मंडी में स्थापित है। पहला किसान शॉपिंग मॉल, ये पहले नंबर का ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरा किसान शॉपिंग मॉल जो है ना महासमुंद में बनाया गया है, दूसरा महासमुंद में, ध्यान रखना, ये पहले नंबर का है और ये जो है दूसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन है कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये पीछे कुटुमसर ही पूछा था ना, हाँ, कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण पूछा है, अब इधर पूछ रहा है कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा ऐसे भी होता है, मतलब कि एक ही टॉपिक से जो है ना 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। तो बस्तर जिले में स्थित है कुटुमसर की गुफाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? काफी बार पूछा गया है भाई चितवा डोंगरी के विषय में कि चितवा डोंगरी किस जिले में है, क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, मतलब कि आदि मानव जमाने का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। तिब्बती शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया है? मैन पाट में बसाया गया, जो कि सरगुजा जिले में है मैन पाट। इसको छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ राजनांदगांव में स्थापित है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर कौन सा संकाय नहीं है? संकाय मतलब जो फैकल्टी जिसको हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर नृत्य संकाय है, संगीत संकाय है, चित्रकला संकाय है, इसके अलावा दृश्य कला ये संकाय भी यहाँ पर है, लेकिन विज्ञान संकाय यहाँ पर नहीं है। देखो, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ये विशेष शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय है। जो नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत, दृश्य कला, ये सब विशेष शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जो विज्ञान है ये सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। नॉर्मली लोग यही सब चीजें पढ़ते हैं ना, क्या करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, या फिर
इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, ये क्या है, नॉर्मल चीज़ है, सामान्य चीज़। लेकिन ये जो है थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। विज्ञान हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, मतलब जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, साइंस हो गया, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। बाकी ये जो कला संबंधी चीज़ें हैं ये पढ़ाया जाता है, तो विज्ञान संकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? कौन सा है होना था, कौन सा हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो ददरिया है ये छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है, ददरिया। इसको जो है ना छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? दियना के अंजोर लेखक कौन है इसके भाई? तो इस तरह से काफी बार पूछा जाता है, मतलब कि कौन सी रचना किसकी है, तो शिवशंकर शुक्ल, इन्होंने जो है दियना के अंजोर की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? राम राज्य बताना है आपको, राम राज्य नाटक के रचनाकार का नाम। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा पंडित मलिक राम त्रिवेदी, इन्होंने जो है राम राज्य नाटक की रचना की है। सारे आंसर मैं सीजीपीएससी का जो क्या कहते हैं मॉडल आंसर जारी होता है उससे ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति में पुरुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? मतलब पुरुष करते हैं, स्त्रियां करते हैं, कौन करते हैं? तो पुरुष कोलांग नृत्य जो है ना केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, केवल पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो भाई मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो भाई कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान था? तो राजा चक्रधर सिंह, जो कि रायगढ़ रियासत के शासक थे ना, और ये जो है ना कथक नृत्य को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रोत्साहित करते थे, और अपने राज्य में जो भी कथक नृत्य करने वाले हैं उनको संरक्षण देते थे। और आज इन्हीं के स्मृति में रायगढ़ में चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? देखो ये क्वेश्चन सरल लग रहा है लेकिन बार बार पूछा जाता है। उर्राव जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भाई कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार, इनका पारंपरिक कार्य है कत्था निकालना खैर वृक्ष से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो भाई छत्तीसगढ़ के प्राचीन भाषा का नाम आपको बताना है, तो कोसली, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली। इस क्षेत्र को कहा जाता था कोसल, क्या कहते थे? कोसल। और यहाँ जो भाषा बोली जाती थी उसको बोला जाता था कोसली। जैसे कि अभी हमारा जो राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी। पंजाब में जो भाषा बोली जाती है उसको पंजाबी बोली जाती है, तो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? तो भाई मेघनाथ पर्व का संबंध है गोंड जनजाति से, ये लोग जो है मेघनाथ पर्व मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं? तो भाई छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लिया गया है चूड़ामणि साहब, इन्होंने जो है इसका स्थापना किया था। ये सीजीपीएससी का जो आंसर था वो बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, कहां का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काफी बार पूछा गया है, तो नारायणपुर का जो मड़ई है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? काफी बार पूछा गया है, तो जो उर्राव जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है, पढ़ी लिखी जनजाति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपकी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखो आर्थिक सर्वेक्षण में ना उतना ज्यादा आपको मतलब कठिन नहीं है, जो जिस तरह की चीजें पूछी जाती है सिर्फ आपको उन्हीं को पढ़ना है, बेकार चीजें नहीं पढ़नी है, जिन चीजों को पूछा जाता है उन्हीं को देखना है। तो यहां पर इसका आंसर लिया गया है 6.35, तो ये आपके लिए मतलब काम का नहीं है।
हो सकता है अभी आपको जो है ना ये जो डेट है ये अलग हो, मतलब आज का डेट हो सकता है, यहाँ जो 2015-16 दिया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा 2020-21 ऐसे हो सकता है, और आज का डाटा यहाँ हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो देखो उस समय ना चना का अधिक उत्पादन हुआ था। अभी का आप लोग देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से उसमें आपको मिल जाएगा कि अभी जो 2020-21 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है? पशुधन का योगदान, तो आपको पशुधन भी पढ़ना होगा कि पशुधन से हमको क्या राजस्व मिलता है, कितना पैसा मिलता है, वो सब देखना होगा। तो उस समय ना इसका आंसर था 1.33%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? उद्यानिकी के क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भाई ये है सब्जियों का। उद्यानिकी मतलब जो उद्यानों में जो लगाया जाता है ना बाड़ी वगैरह में, तो उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भाई वो है सब्जियों का। ध्यान रखना आज भी इसका आंसर यही होगा, सब्जी। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो भाई ड्रिप सिंचाई योजना ये शुरू की गई थी, उस समय काफी चल रहा था, तो इसमें जो है ना 60% अनुदान दिया जाता था। तो इस तरह से योजनाओं को आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में कर राजस्व का योगदान क्या अनुमानित किया गया? तो यहाँ पर ये जो डेट है ना, मतलब जो सन है, यहाँ हो जाएगा 2020-21, और बस यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मतलब ये चीज वही रहेगा, बस जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर मतलब कोई मतलब का नहीं है, बाकी आपको क्वेश्चन का पैटर्न को देखना है। किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन जो है आज भी बन सकता है। तो तेंदुपत्ता, इसको जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। ये राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है और आज के समय में 4000 रुपए मानक बोरा तेंदुपत्ता के लिए दिया जा रहा है। मतलब कि एक बोरा तेंदुपत्ता जो है 4000 रुपए में खरीद रही है सरकार। अगला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? भाई काफी बार पूछा गया है। वर्ष 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो जो पंचायतों में अनुसूचित जाति मतलब SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल ट्राइब, तो इनके आरक्षण का स्थान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो घ है ना, मतलब 243 घ, इसमें जो है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया हुआ है। 243 घ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डी, 243 डी। ध्यान रखेंगे 243 घ या 243 डी स्थानों का आरक्षण। बाकी इनमें क्या क्या है आप लोग बताइए। 243 अ में क्या है, 243 ख में, 243 ग में क्या दिया हुआ है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश ये चीज जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आया है भाई? तो ये आया है 233, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? मतलब कि जो बजट है वो विधानसभा में पेश होने के पहले ही खुल जाता है, तब ऐसी दशा में क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, तो नहीं ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, नहीं ये भी गलत है। वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ये बिल्कुल सही है। जो वित्त मंत्री होगा उसी का दायित्व होगा
कि वो जो है बजट प्रस्तुत करे। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो वित्त मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास है, मतलब कि अगर बजट खुल जाता है पहले तो वित्त मंत्री मतलब वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो इससे तो उसको जो है त्यागपत्र देना होगा अगर मुख्यमंत्री के पास वह विभाग होगा तो। लेकिन अगर कोई अलग से वित्त मंत्री है तो केवल वित्त मंत्री त्यागपत्र देगा, मुख्यमंत्री नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नगरीय निकाय से है। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? अर्हता, तो नगर पालिका परिषद चुनाव लड़ने के लिए क्या अर्हता, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला दिया हुआ है अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, जो भी अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ेगा 25 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष का जो व्यक्ति है वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। देखो इसको जो है गलत लिया गया है, क्योंकि देखो अब देखिएगा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नाम मतदाता सूची में चढ़ जाता है, लेकिन जो अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष चाहिए और पार्षद के लिए 21 वर्ष, तो जो 18-20 साल के जो लोग हैं वो तो इसमें खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये वाला गलत होगा, मतलब कि केवल जिसका नाम मतदाता सूची में है तो वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं, उसको जो है 21 वर्ष का भी होना है पार्षद के लिए, अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष का होना है, मतदाता सूची में नाम होने के साथ साथ। खाली मतदाता सूची में नाम होने से नहीं होगा, तो ये गलत है। अगला दिया है कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगला दिया है कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, तो ये सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जो है ना, अगर दोनों पदों में विजयी हो जाता है तो दोनों में से किसी एक पद का उसे त्याग करना होगा। तो यहां आपका आंसर होगा 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। तो कहाँ गया भाई ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है ना पंचायती राज से है। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? मतलब पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य कुछ भी विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकारी कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए कलेक्टर बोल रहा है, ये कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर है, तो ये नहीं है, कलेक्टर नहीं। संभागीय आयुक्त मतलब जो कमिश्नर है ये भी नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नहीं। तो यहाँ इसका आंसर होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन जो राज्य सरकार है वो जो है इसमें निर्णय लेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना, तो ये काम होता है राज्यपाल का। देखो पंचायत संबंधी जो भी चीज है ना, जो भी अधिसूचना जारी होता है वो राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी जो है ना नगरीय निकाय से संबंधित प्रश्न है, काफी इसमें चीजें दी हुई है, तो देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? क्या सही है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला दिया है परिषद के 3/4 सदस्यों को हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, नहीं, ये जो है ना गलत है। अगला दिया है परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्य। देखो यहां पर क्या दिया था, खाली सदस्य, मतलब कि काफी सारे जो है ना ऐसे सदस्य होते हैं जो निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते हैं। तो अगला दिया है कि परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। देखो निर्वाचित सदस्य जब हस्ताक्षरित प्रस्ताव करेंगे तभी प्रत्यावर्तन की कार्यवाही शुरू होगी, वो भी 3/4 सदस्य। इसमें जो है ना जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें नहीं होंगे। अगला दिया है, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा, तो नहीं, ये गलत है, कलेक्टर कार्यवाही नहीं करेगा।
जाएगा। अगला दिया है सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। मतलब जो सामान्य मतदाता है ना, इसमें जो सदस्य हैं उनके विषय में बात कर रहा है, तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सही है ये। अगला दिया है सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जाता है, नहीं ये गलत है। अगला दिया है पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो ये सही है। तो यहाँ पर आपका जो है ना दूसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है और छठवां वाला सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 6। 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 मतलब ये जो है ना ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों विषय में क्या सही है। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत है उसके शक्तियों के विषय में क्या सही है, ये आपको बताना है, मतलब कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं भाई। पहला दिया है लघु जलाशयों की योजना बनाना। जो पंचायत है वो लघु जलाशयों की योजना बना सकता है क्या, बिल्कुल सही है। जो छोटे छोटे तालाब है उसकी योजना पंचायत बना सकता है। ये केवल अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में बोल रहा है, ध्यान रखना, सभी क्षेत्रों के विषय में नहीं, अनुसूचित क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र हैं उनके विषय में, तो लघु जलाशयों की योजना बना सकती है पंचायत, छोटे छोटे तालाब। अगला दिया है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये भी कर सकती है, ये भी अधिकार होता है। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, ये भी इसका काम है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, राज्य सरकार जो भी कार्य देगी उसको करेगी, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब ई इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो जोड़ी क्या है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ। काफी बार पूछा गया है, मराठा शासनकाल में जो टैक्स लिया जाता था ना, तो उसका जो अर्थ है उसको जोड़ी मिलाओ, इस तरह से बहुत बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं भाई, तो क्या सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है ना। तो पहला दिया है टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है सायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, जो आयात निर्यात कर होता है उसको सायर कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला दिया है पंडरी, ये गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ये भी सही है। उसके बाद सेवाई, ये अर्थदंड होता था, तो ये भी बिल्कुल सही है, अर्थदंड या जुर्माना। तराई, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, तो इस तरह का कोई टैक्स नहीं होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, क्या होगा, ई इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है नागपुर के भोसला राजा पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। देखो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। नागपुर के भोसला राजा पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिएगा, नागपुर का जो भोसला शासक था ना, रघुजी तृतीय, ये 1818 के स्थिति में अल्पवयस्क था। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है और मराठे जो है अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेक देते हैं, नागपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। रघुजी तृतीय अल्पवयस्क होता है, इस चीज का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, रघुजी तृतीय को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, शासक मान लिया जाता है। क्योंकि ये अल्पवयस्क था तो यहाँ पर अंग्रेज जो है रघुजी तृतीय का बन जाते हैं संरक्षक, मतलब उन रघुजी तृतीय को अपने संरक्षण में शासन करवाते हैं। तो नागपुर में तो होता है ब्रिटिश रेजिडेंस, जो जेनकिंस को नियुक्त किया गया था नागपुर में, मिस्टर जेनकिंस को, जेनकिंस, ये नागपुर में था ब्रिटिश रेजिडेंस के रूप में। वहीं नागपुर के भोसला शासकों के अधीन हमारा छत्तीसगढ़ भी था। तो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने क्या किया, सुपरिटेंडेंट नियुक्त करना आरंभ किया, जिसको हिंदी में अध्यक्ष कहा जाता था, अधीक्षक। सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था, तो वो था कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड ये 1818 में जो है छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक बना, मतलब कि सुपरिटेंडेंट बना, लेकिन कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो गई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से किसे सम्मानित नहीं किया गया? पद्मश्री, इस साल पद्मश्री का सम्मान किसको दिया गया बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो तीजन बाई जी को पद्मश्री मिल चुका है, फूलवासन यादव को भी मिल चुका है, महादेव पांडे जी को भी मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल को पद्मश्री नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। तो महानदी पर, जो राजिम है वहां पर जो है सस्पेंशन ब्रिज तैयार किया गया है ना, आप लोगों ने देखा होगा राजिम में सस्पेंशन ब्रिज महानदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। 7 दिसंबर 2016, 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनधन खातों की संख्या क्या थी? तो उस समय ना प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते थे, क्योंकि योजना नई नई थी। लेकिन अभी जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, अभी जो योजना चल रहा है उससे रिलेटेड चीजें आपको पूछेगी, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आंसर था 80 लाख से अधिक। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, या फिर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी गलत लगी हो उसको भी बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व करूं। और यहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिकी से संबंधित जो प्रश्न थे, उससे केवल और केवल आपको ये समझना है कि इन चीजों से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। बाकी इनके आंसर आपके लिए उतने काम के नहीं है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, मतलब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।